आप लोग। सो नवीन एंड संदीप, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि आप रोज़ क्वेश्चंस का आंसर देते हो एंड आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस एंड आई डू करेक्ट इफ़ यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। सो कीप इट अप, कीप द स्पिरिट्स हाई एंड बाकी लोग भी आप अपने आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दिस विल हेल्प यू ओनली बिकॉज अगर आप पैसिवली सुनते रहोगे तो एक कान से निकलेगा और दूसरे से निकल जाएगा, ठीक है। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 14 जुलाई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 का, मिजोरम क्वेक जोन। सो अगेन हमने मिजोरम में अर्थक्वेक के बारे में सुना, कल हमने असम के फ्लड्स के बारे में पढ़ा था। तो बताया जा रहा है 21 जून से 9 जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं वहाँ पे 8 के आसपास विद द रेंज ऑफ 4.2 टू 5.5 रिचर स्केल पे मेजर करते हैं हम अर्थक्वेक्स का। एपी सेंटर कहाँ मिला इसका? चंपाई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार। एपी सेंटर कहाँ होता है? जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है एंड बाकी जगह पे फैलता है। सो एपी सेंटर चंपाई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा दिस, यहाँ पे जो म्यांमार के डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे ये बॉर्डर करता है, तो ये इनका एपिसेंटर माना गया है, ठीक है। तो ये है, ये एक फॉल्ट है बेसिकली जहाँ पे थोड़े रॉक्स कमज़ोर होते हैं, वहाँ पे प्रोन होते हैं अर्थक्वेक के लिए, ओके। सो देख लेते हैं, एपिसेंटर हमने चंपाई डिस्ट्रिक्ट बोला। रीसेंट फाइंडिंग्स क्या है? रीसेंट स्टडी बता रही है कि जो मिजोरम है ना वो 2 फॉल्ट्स के बीच में है, ठीक है। कौन से? चूराचंदपुर माओ फॉल्ट एंड मत फॉल्ट, ठीक है। तो चूराचंदपुर मत फॉल्ट देख लो कौन सी है, ये रही, ठीक है। चूराचंदपुर माओ फॉल्ट ये वाली है, ये जो पूरी रेड लाइन वाली है। तो ये मणिपुर जो ये मिजोरम है ना, देखो यहाँ पे इसके बीच में एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 फॉल्ट्स के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स। देन माओ फॉल्ट कहाँ है? रन्स नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट अक्रॉस द मिजोरम, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट अक्रॉस द मिजोरम यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे रन करता है, मान लो ये मिजोरम में एक यहाँ पे ऐसे फॉल्ट और एक मिजोरम में ऐसे फॉल्ट, तो ऐसे फॉल्ट है बिटवीन द रिवर मत नियर सिरचिप, ठीक है। तो 2 फॉल्ट्स के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज प्रोन द, ठीक है। तो व्हाट इज अ फोल्ट? फोल्ट क्या होता है? थिन जोन है ऑफ द क्रस्ट रॉक सेपरेटिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे बीच में थोड़े कमजोर हो गए रॉक्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुए, ठीक है, और या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसके टाइम से तो और यहाँ पे रॉक हल्के हल्के वीक होने लग गए। सो इसकी वजह से यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स इन वन ऑफ दीज फॉल्ट, द रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फॉल्ट स्लिप्स विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। वो सबडक्शन हो जाएगा, ठीक है, या तो डाइवर्ज हो जाएंगे या डाइवर्ज ही होंगे। अर्थक्वेक में कन्वर्जेंस का तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो डाइवर्ज हो जाएंगे एंड यहाँ पे फिर से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फॉल्ट्स कैन बी सेंटीमीटर टू 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग हो सकता है। फॉल्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। फॉल्ट कैन एक्सटेंड डीप इनटू अर्थ और मे नॉट एक्सटेंड टू द सरफेस की भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है। तो ये लोकेशन आपने थोड़ा ध्यान रखनी है फॉल्ट्स की, ठीक है। तो डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट ऑफ एसटी कोटा। तो दिक्कत क्या हुई भाई? जो कोर्ट ने अपहेल्ड किया जजमेंट, ठीक है। कोर्ट हैज़ अपहेल्ड 2012 जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन अनामोल भंडारी थ्रू हिज फादर, जो माइनर थे, ठीक है। उसमें क्या था? अ स्पेशल पर्सन नीड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़। तो क्या हुआ वहाँ पे? कॉलेज डिनाइड मिस्टर राज रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पेंटिंग एंड अप्लाइड कोर्स। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या कहते हैं, आप डिसेबल्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जनरल कैटेगरी के जो 40% मार्क्स चाहिए होते हैं ना, वो ही आप पे लागू होंगे, ना कि जो SC ST कैंडिडेट्स के 35% मार्क्स लागू होते हैं। तो इसलिए उन्होंने चैलेंज किया कोर्ट में एंड सिग्निफिकेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, एंड वो सोशली तो बैकवर्ड होती हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा उन पर रिजेक्शन करते हैं, ठीक है। एंड दे आर entitled to same benefits as scheduled caste and scheduled tribe candidates in public employment and education. So this is very significant decision which you must know. नीड फॉर रिजर्वेशंस क्यों? क्योंकि भाई वो इंटेलेक्चुअली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, ठीक है। उनकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं भाई, जिसकी सोचने समझने की ही शक्ति एक नॉर्मल एवरेज इंसान से कम है, तो उसको आप जनरल वाले बच्चों में कैसे रख सकते हो, ठीक है। SC ST माना सोशली बैकवर्ड है, बट दे आर सोशली बैकवर्ड प्लस दे आर फिजिकल मेंटली बैकवर्ड ऑल्सो, सो दैट उसको आपको क्राइटेरिया इवन SC ST से भी ज़्यादा देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट यहाँ पे उनको ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट डिसीजन है कि SC ST के एड पर उनको देना चाहिए बेनिफिट। सो व्हाट needs to be done? New academic courses should be crafted to specifically cater the needs of intellectually disabled person. The subject expert should examine the feasibility of creating a course कि भाई feasible है या नहीं जो उनकी specific needs को cater कर सके. They may also examine increasing the number of seats in the discipline of painting and applied arts. ठीक है, अगर और बच्चों को उन्होंने लेना है तो सीट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उनके जो टाइप का है कोर्स वो डेवलप कर सकते हैं एंड उनकी जो और भी कोई स्पेसिफिक नीड है उसको भी cater कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ रिट ऑफ सर्चोररी बता रखा है। सर्चोररी क्या होता है कि लोअर कोर्ट को अपर कोर्ट बोलता है कि भाई आपकी जो लोअर कोर्ट को वो ऑर्डर कर सकता है, तो उसमें सर्चोररी होता है। अफगान एक्सपोर्ट्स टू इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला है अफगानिस्तान को कि भाई तुम्हें अलाउ कर देंगे इंडिया में अपने गुड्स भेजना थ्रू वाघा बॉर्डर, ठीक है। अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान का तो सबको ही पता होता है, मैप भी ज़रूरत नहीं है दिखाने की। सो ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये है वाघा बॉर्डर, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हें यहाँ से यहाँ आने के लिए अलाउ कर देंगे, वरना अफगानिस्तान को ले घूम के बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता काटना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। तो पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को अलाउ कर देगा, पर उन्होंने कहा है कि अभी अनक्लियर है कि इंडिया को भी वापस वो जाने देंगे या नहीं इंडिया के गुड्स को, ठीक है। तो कौन सा एग्रीमेंट था अंडर द आपता? आपता क्या है? अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2010 में साइन हुआ था बिटवीन बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दैट कॉल्स फॉर ग्रेटर फैसिलिटेशन इन द मूवमेंट ऑफ गुड अमंग्स टू कंट्रीज। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? पाकिस्तान इज लेटली क्लोज्ड इस बॉर्डर फॉर पाकिस्तान, बार बार वो ब्लॉक कर देते हैं अपने, ठीक है। दिस यूजुअली कॉजेज प्राइस टू द स्पायरल अफगान मार्केट, ठीक है। वहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं एंड फिर वहाँ के कॉस्टलियर हो जाते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्मगलिंग होती है। सो दिस इज़ अबाउट आपता। देन आप मुझे बताएंगे कि अफगानिस्तान को बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। दिस इज़ योर टुडेज क्वेश्चन। देन इज़ अबाउट ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल पोर्ट, ठीक है। तो ईरान ने डिसाइड कर दिया कि भाई इंडिया वाले पता नहीं कब देंगे, पैसा देंगे नहीं देंगे, तो हम अपना जो चाबहार पोर्ट है ना उसका काम शुरू कर देते हैं रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का, विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो डिले कर रहे हैं फंडिंग में, ठीक है। तो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट किसका था? ट्राईलेटरल एग्रीमेंट था बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, कि भाई अल्टरनेट टू बिल्ड एन अल्टरनेट ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। डील वॉज फाइनलाइज जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेहरान गए थे, ठीक है, 2016 में। तो और हमारे यहाँ कौन करवाता ये काम? मतलब हाँ, ईरान में जाके इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उन्होंने बोला कि भाई असिस्टेंट देंगे हम $1.6 बिलियन की, ठीक है। पर ये काम हो नहीं चुका क्योंकि यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए अकॉर्डिंग टू द जगपोआ, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद से उन पे सैंक्शंस लगा दिए। वाइल देयर वाज अ वेवर ऑफ ऑन यूएस सैंक्शंस फॉर द स्पेसिफिक रेलवे लाइन, इंडिया फाउंड इट हार्ड, ठीक है। रेलवे लाइन के लिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम इसकी कोई दिक्कत नहीं करेंगे, पर इंडिया को फिर भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लोग डर रहे थे कि भाई यूएस के सैंक्शंस कहीं उन पर भी ना लग जाए, ना उनको सामान मिला एंड उनकी फंडिंग डिले हो गई। अब इंडिया के लिए कंसर्न्स क्या है? ईरान का क्या दिक्कत है? डेवलपमेंट कम्स एट टाइम व्हेन ईरान इज सीकिंग टू फाइनलाइज 25-year इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद चाइना, और ये डील 400 बिलियन की है। अब चाइना के पास फिलहाल पैसा अब है, ठीक है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है उनकी, क्योंकि तभी वो हमारी कंट्री में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करें कंपनीज में ताकि वो उनको टेक ओवर कर सके। चलो हमने तो अपना लगा दिया है कि भाई जो सिक्योरिटी हमारी जो एफडीआई आएगी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगी विद गवर्नमेंट अप्रूवल। पर यहाँ पे वो क्या है कि अगर वो चाइना के साथ इन्होंने सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन कर ली, सो यू कैन इमेजिन कि चाइना की पाकिस्तान में भी वो है क्या कहते हैं प्रेजेंस इन द ग्वादर पोर्ट, ठीक है, वो हेल्प करा चाइना बिल्ड करने में, ठीक है। फिर यहाँ पे सीपैक में भी आ जाएगी। फिर जो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में, वहाँ पे भी, नेपाल में भी, नेपाल भी अभी हमारे खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, और भूटान में भी अभी वो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो यू कैन इमेजिन हर तरफ से हम कवर्ड है। और हाँ, बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश के भी इम्पोर्ट्स उन्होंने बोला कि हम सस्ते कर देंगे, सस्ते कर दिए हैं एक्चुअली चाइना ने। और फिर ये मान लो अगर ईरान में भी हो गया ना, तो यू कैन इमेजिन दैट इंडिया इज गोइंग टू सफर अ लॉट इन दिस टाइम, ओके। सो could result in vast expansion of Chinese presence in various sectors in Iran, जैसे कि बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे एंड न्यूमरस अदर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंडिया ईरान से काफ़ी क्लोज है एंड हम वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया की प्रोस्पेक्ट इन दिस रीजन विल बी डीपली हर्ट दिस टाइम, ठीक है। एंड अभी वैसे ही हमारा जो रिसेंट बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उसके बाद वैसे ही दिक्कतें हैं, तो दिस शुडेंट बी डन। हमें अपनी जो पेमेंट है वो थोड़ी एक्सपेक्टेड करनी चाहिए, या फिर हमें कुछ पार्ट ऑफ द पेमेंट हमें उनको दे देना चाहिए, या किसी और बड़े नेशन से लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF से जाके बोलो कि भाई पैसा दे दो ताकि आप उनको एज अ लोन ले लो, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है। बट यू शुड नॉट मतलब ईरान को अपने हाथों से स्लिप होने देना है दिस टाइम। देन वेयर इज चाबहार पोर्ट लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज द ओनली ऑर्गेनिक पोर्ट, ओशियनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री, सॉरी। वाई चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है, ये देखो, ये ईरान है, ये इधर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, इधर के आसपास यहाँ चाबहार पोर्ट है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है यहाँ पे और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान का यहाँ ग्वादर पोर्ट है, तो इंडिया का क्या है कि फिर इंडिया को डायरेक्ट यहाँ से चाबहार पोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, इंडिया यहाँ से डायरेक्ट जा सकेगा चाबहार में, और अफगानिस्तान पे भी एक्सेस होगा। उसको बार बार पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा या दूसरे तजाकिस्तान वगैरह के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा यहाँ पे उसको शेयर करने के लिए। सो दिस विल बी ईजी एक्सेस टू अफगानिस्तान प्लस होल ऑफ द सेंट्रल एशिया।
देन इंडियाज एक्सेस टू ईरान अ की गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन अरेबियन सी, उसमें भी मदद करेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट चाइना हेल्प करा रहा है पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम ईरान का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। फॉर डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव छाबहार पोर्ट कुड बी यूज्ड एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, कभी कोई क्राइसिस सिचुएशन हो सेंट्रल एशिया में, हम वहाँ पे जा सकते हैं, अपने एयरफोर्स नेवी को भेज सकते हैं, नेवी भी जा सकती है इजीली, ताकि वहाँ की क्राइसिस रिजॉल्व हो सके, ठीक है। देन देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। तो नीति आयोग प्रेजेंट्स इंडिया सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। तो इंडिया ने VNR 2020 रिपोर्ट लेके आए हैं, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDG फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ठीक है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 इन नंबर, 169 टारगेट्स, ठीक है, 2030 तक कंप्लीट करने हैं, 2015 में आए थे, तो उनको हमने लेकर जाना है ग्लोबल टू लोकल। तो नीति आयोग का मैंडेट होता है हमारे यहाँ पे कि वो ओवरसी करे अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs। डिटेल क्या है, रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा इन इंडिया, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस तो देखेगा ही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। द रिपोर्ट डिस्कसेस पॉलिसी एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट की कैसी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंडिया की क्या अप्रोच है टू द लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड स्ट्रेंथनिंग मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो यूनाइटेड नेशन HLPF क्या कर रहा है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2012 में आया था बाय द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे Rio+20 बोला जाता है। रियो के 20 साल बाद आया था, रियो कब आया था 1992 में। द फ्यूचर वी मेट वॉज इट्स थीम। तो ये एनुअली मीट करता है इन जुलाई फॉर 8 days अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उसके अंडर मिलता है। इट रिप्लेस द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच मेट एनुअली सिंस 1993। तो रियो के बाद क्या बनी, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर ये बंद कर दी गई, ठीक है। उसके बाद क्या हमने Rio+20 में किसकी स्थापना की, HLPF की, ठीक है। तो उसके बाद से HLPF हर साल मिलती है एनुअली, ठीक है, जुलाई में। तो HLPF क्या है, इट इज़ द मेन यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेंट्रल रोल क्या है इन फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ 2030 एजेंडा, वो देखता रहता है, जैसे हमने रियो के बाद हमने डिसाइड किया था ना अपना एजेंडा, तो ये वही देखता है 2012 से कि जो हमारा 2030 का एजेंडा है वो कितना पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू क्या है, प्रोसेस थ्रू विच कंट्रीज एक्सेस एंड असेस करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेस जो उन्होंने अपने ग्लोबल गोल्स में अचीव की है। पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट अ स्नैपशॉट कि भाई देखो ऐसा कर लिया हमने, इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने हेल्थ में ऐसा कर लिया, नो पॉवर्टी में ऐसा कर लिया, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ में ऐसा कर लिया, तो हर अपनी प्रोग्रेस बताएगा। पर्पस इज टू प्रेजेंट स्नैपशॉट ऑफ वेयर कंट्री स्टैंड इन SDG इम्प्लीमेंटेशन विद द व्यू टू हेल्प एक्सेलरेट प्रोग्रेस, अपनी बताएगा कितनी प्रोग्रेस कर ली, एक्सपीरियंसिंग शेयरिंग पीयर लर्निंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड गुड प्रैक्टिसेस दूसरी कंट्रीज़ की अच्छी प्रैक्टिसेस सीखेगा, मोबिलाइज करेगा पार्टनरशिप को। रिव्यू आर वॉलंटरी एंड स्टेट लेड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको देना ही देना है, वॉलंटरी, ठीक है, एंड आर एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, भाई हमने ये करा एंड हमको ये एक्सपीरियंस मिला और ये लेसन्स लर्न किए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पार्टनरशिप इनेबल होगी, भाई किसी दो कंट्री को इकट्ठे मिलकर काम करना है एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स उनको मिल जाएंगे। सो दिस वॉज द इंटेंट ऑफ वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। हमारे यहाँ किसने प्रेजेंट किया, नीति आयोग ने। कहाँ प्रेजेंट किया, यूनाइटेड नेशन HLPF में, ठीक है। सो दिस वॉज इट। देन GS पेपर 4 एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। सो कोविड-19 सिचुएशन ने पहली बात मिसमैच निकाला हमारे गवर्नेंस सिस्टम में, ठीक है, कि भाई ग्लोबली तो अलग ही काम चल रहा है, नेशनल अलग ही चल रहा है। पहले तो सिर्फ होम मिनिस्ट्री ही इशू करती थी, मोदी जी आ जाते थे हर 15 दिन में, अब लॉकडाउन बढ़ा दिया भाइयों बहनों, अब ये बढ़ा दिया, ठीक है। बाद में कहीं जाके स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिली कि बताने को कि हम यहाँ लॉकडाउन खोलेंगे, फिर ग्रीन जोन बने, रेड जोन बने, तब पता चला। तो ये दिखा रहा है कि मिसमैच है नेशनल और लोकल लेवल पे, एंड इसीलिए काफ़ी हमने स्ट्रेस फील किया। ब्रेकडाउन हुआ काफ़ी सिस्टम्स का, लगा लो हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो या लॉजिस्टिक्स हो, हर जगह हमने ब्रेकडाउन देखने को मिला। इशू क्या है, मिसमैच इन द डिजाइनिंग ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस विद चैलेंज दे रिक्वायर्ड टू मैनेज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन टू मेक ईजियर टू मैनेज द हेल्थ क्राइसिस। लॉकडाउन क्यों हुआ था कि भाई हम 21 दिन में अपना फटाफट से जो भी रिक्वायरमेंट है, हमने रेल के डब्बों को भी हॉस्पिटल के बेड्स बनाए, ठीक है, वहाँ पे हमने ये सब किया, पर क्या हुआ, उसके तहत हमारा इकोनॉमी डिस्ट्रेस में चला गया, तो दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस नहीं हुई। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू फोकस द थ्रेट टू लाइफ, ठीक है, डाइवर्स किए काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने ट्रेन वगैरह को डाइवर्स किया,
पर क्या हुआ कि ट्रेन वगैरह उसका हॉस्पिटल बनाने के तो काम आ गई, बट वहाँ पे जो पैसेंजर है, कार्गो है, वो सब ठप हो गया एंड लोग छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरस गए। जैसे कि आपने देखा सैनिटाइजर्स एंड मास्क की बहुत ज़्यादा वो प्राइसेस बढ़ गए एकदम से, फिर उनको असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में लेके आए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई एंड माल न्यूट्रिशन की भी काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सामान ही नहीं पहुँच पा रहा था, सामान रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा था दुकानों में। So challenges which need to be addressed, global challenges listed in 17 SDGs are systemic challenges, कि भाई ये एक्चुअली में challenges हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है भाई। अगर तुम पॉवर्टी सॉल्व करोगे तब हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, या एजुकेशन बेहतर करोगे तो क्या होगा, वो बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ कमाएगा, ठीक है, उसको मनरेगा में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी प्राइवेट फर्म में लग जाएगा, 20-30 हज़ार की नौकरी कर लेगा, तो उससे क्या उसकी पॉवर्टी चली जाएगी। सो दिस ऑल इज इंटरकनेक्टेड, ओके। Environmental, economical and social issues cannot be separated from each other and solved by expert in silos। अलग अलग आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। चल पहले आज तो 1 महीना तो ना, आज तो आवास योजना को ही देखेंगे, आज तो सारे मकान बना के बैठ जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। नो, दिस इज इंटरलिंक्ड। नीड ऑफ द आर के सॉल्यूशन मस्ट फिट द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ईच कंट्री के अनुसार होनी चाहिए एंड ऑफ ईच लोकेलिटी। बात इसमें क्या बोली गई है, एक तो आप नेशनल अप्रोच लगाओ और एक आप लोकल, ठीक है, वही ग्लोबल एंड लोकल 2 अप्रोचेस होनी चाहिए विद इन कंट्रीज में अंदर भी, ठीक है। नेशनल की अलग, स्टेट की अलग एंड लोकल की अलग। लोकल्स मस्ट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ द नॉलेज, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एंड सॉल्यूशंस निकालने के लिए उनको आगे आना चाहिए दैन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स लेनी चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट वालों की सुन लो, सोसाइटी वालों की और इकोनॉमी वालों की। केस फॉर लोकल सिस्टम जो एथिक्स में आप यूज कर सकते हो, गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी ओनली फॉर पीपल, जो गवर्नेंस होनी चाहिए इट मस्ट बी बाय द पीपल टू, ठीक है। एंड गांधी जी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर्स JC कुमारप्पा एंड अदर्स डेवलप्ड देयर सॉल्यूशन ऑफ लोकल एंटरप्राइजेस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। लोकल एंटरप्राइजेस डेवलप कराए, खादी वगैरह की चीज़ें, ठीक है। एंड F. Schwammer, ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हैज़ प्रपोज्ड अ न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेड ऑन लोकल एंटरप्राइजेस, जो गांधी जी के आइडिया से कंसिस्टेंस है, ठीक है, कि लोकली हम चीज़ें ऐसी डेवलप करें जिससे हमें बाहर की चीज़ों के लिए रिलाई ना करना पड़े। एलिनोर ऑनस्ट्रम, द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2009, डेवलप द प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़, ठीक है, ऐसी कम्युनिटीज़ जो खुद सेल्फ गवर्न करे। तो ये दिखा रहा है बेसिकली कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करने की कितनी ज़रूरत है, उनका प्रॉपर ऑडिट हो, ठीक है, उनको फंड्स जा रहे तो उनका प्रॉपर ऑडिट हो, कहाँ गया, कितना पैसा गया, तो ये सब चीज़ें हमको एफिशिएंटली मैनेज करनी पड़ेंगी। दिस हैज़ हाईलाइटेड द कोविड-19 पैंडेमिक ने ये हाईलाइट किया है। चुलचुल क्या है, ये विलेज है लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में, ठीक है। चुलचुल वैली भी बोला जाता है, चुलचुल वैली के अंदर ये चुलचुल विलेज है। कहाँ पे, रिजांगला एंड पैंगोंग लेक के पास में पड़ता है। ये देखो भाई, इस बार तो ना आप लद्दाख का तो आप अच्छे से मैप कर लो, ठीक है। काराकोरम पास यहाँ पड़ता है, अक्साई चीन आपको पता ही होगा। ये देखो पैंगोंग सो, जिसके ऊपर दिक्कत है, 4 फिंगर 8 फिंगर्स पे इंडिया जाता है, चाइना जाता है, तो ये पैंगोंग सो यहाँ पड़ेगा। चुलचुल यहाँ पे देखो पैंगोंग के पास है ना। सोमोरिरी लेक इज इम्पॉर्टेंट। देन ये इंडस रिवर की इम्पॉर्टेंट है, ये ले है, ये खारदुंगला पास है, खारदुंगला भी पूछा जाता है, ठीक है। शोक रिवर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह ये गिनवा लेगी UPSC। सो यू शुड हैव अ व्यू। मैंने एक वो भी अपलोड भी कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, दौलत बेग, गोल्डी रोड वगैरह की भी लोकेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप उसमें देख सकते हैं, अच्छे से मेंशन हुई है। चुलचुल इज द वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग होती है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड PLA इज चाइना की आर्मी, एंड प्लेसेस फेमस फॉर इंडियन आर्मी हु फाउट द लास्ट मैन लास्ट राउंड एज रिजांगला, ठीक है। यहाँ पे फाउट हुआ था ऑन November 18, 1962। विदाउट इट क्रूशियल विक्ट्री द टेरिटरी माइट हैव बीन कैप्चर्ड बाय चाइना, तो मुश्किल से हमने इसको जीता था एंड दैट इज फेमस, दैट्स वाई। तो चुलचुल में यहाँ पे इनकी मीटिंग होगी, देख लो पैंगोंग सो के पास में ही है। ज़्यादा अंदर क्यों घुसाना चाइनीज़ को, चुलचुल से मीटिंग करके भगा दो वापस। देन इज अबाउट आराद एंड कार्मल, तो ये क्या है, 2 न्यू इजरायली असॉल्ट राइफल्स, क्या है, असॉल्ट के लिए राइफल्स हैं, बड़ी AK-47 जितनी बड़ी बड़ी बंदूकें, नाउ सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर्ड होंगी। देन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल, ये देखो कहाँ डेवलप होगा, बिटवीन UK एंड डेनमार्क, तो यहाँ पे डेवलप होगा। दिस इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल 767 किलोमीटर विच विल रन बिटवीन ब्रिटेन एंड डेनमार्क टू शेयर रीन्यूएबल एनर्जी बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, ठीक है। तो ये सबसी पावर केबल है, नॉर्थ सी के नीचे नीचे जाएगा। देयर इज अबाउट टांगाम्स। टांगाम्स क्या है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज की है टांगाम्स नाम से, एंड एथनोलिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
एंड तांगाम्स क्या होते हैं, लिटिल नोन कम्युनिटी विद इन लार्जर आदि ट्राइब। तो अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे लोग ना आदि ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आदि ट्राइब के अंदर ही कौन है, तांगाम्स है, ठीक है। दे आर कंसंट्रेटेड ओनली इन वन विलेज, ठीक है, कुंगिंग विलेज में ही है ये। तो इसके काफ़ी कम रिपोर्टर्स हैं। और ये कौन जो है इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनेस्को, ठीक है। एटलस निकालता है कि भाई इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कितनी है और कितनी कम रह रही है, और ये ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है, ठीक है। तो तांगाम जो है एक ऑरल लैंग्वेज है दैट बिलोंग्स टू तानी ग्रुप, ठीक है, अंडर ग्रेटर टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली, एंड इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला गया है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड एटलस में, ठीक है। देन इज अबाउट भानु जयंती। भानु जयंती क्या है, ये 206 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई अभी 13 जुलाई को। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड अक्रॉस स्टेट ऑफ नेपाल। नेपाल के स्टेट में भी मनाई जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट राइटर थे जो भानु भक्ता आचार्य थे ना, इन्होंने जो हमारे रामायणा है फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली इन्होंने ट्रांसलेट की थी, एंड ही वॉज बॉर्न इन नेपाल एज वेल। तो रामायणा किसने लिखी थी, आई होप आपको पता होगा, वाल्मीकि ने, ठीक है, वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है, सेंट वाल्मीकि। एंड जो महाभारत है उसको वेद व्यास जी ने लिखा था। सो दिस बेसिक थिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आप मुझे उसका ज़रूर आंसर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लेट मी नो इफ समबडी इज देयर विद ज्योग्राफी ऑप्शनल इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।